रहता है और एक चौथा हिस्सा सॉलिड लैंड मास से। और ऐसे ही सॉलिड लैंड मास को सिलेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं वहां से हम क्या जान पाते हैं। आप सभी के सामने मौजूद है द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के ऊपरी हिस्से में एक बड़ा सा येलो कलर का एरिया विजिबल है जो दर्शाती है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट डेजर्ट को, और जिसका नाम है द ग्रेट सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट के नीचे एक लाइट ग्रीन कलर का एरिया विजिबल है जो दर्शाती है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रासलैंड को, और जिसका नाम है द सवाना ग्रासलैंड। और उसी सवाना ग्रासलैंड के बीचों बीच एक डार्क ग्रीन कलर का पैच विजिबल है जो दर्शाती है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट को, और जिसका नाम है कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। एक बार देख लेते हैं साउथ अमेरिका को। साउथ अमेरिका में पाया जाता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, और जिसका नाम है द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। इसे द लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ से लगभग वर्ल्ड का 10 to 20% ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, इसीलिए ये इकोलॉजिकली काफी इम्पोर्टेंट है। Now let's have a look at our India। और जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि इंडिया में हर तरह का रंग थोड़ा थोड़ा करके मौजूद है। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में एक येलो कलर का एरिया विजिबल है जो दर्शाती है राजस्थान में बसे हुए थर्ड डेजर्ट को। नॉर्दर्न हिस्से में कुछ व्हाइट कलर का पैचेस विजिबल है जो दर्शाती है हिमालय में जमे हुए बर्फ को, और सदर्न हिस्से में कुछ रेडिश ब्राउन कलर विजिबल है जो दर्शाती है डेक्कन प्लेटो को। लेकिन आप सभी लोगों ने एक चीज नोटिस किया है कि चारों तरफ दिन ही दिन है। क्या हम पृथ्वी पे रहते हुए सिर्फ दिन को एक्सपीरियंस करते हैं? नहीं, दिन के साथ रात भी एक्सपीरियंस करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं दिन और रात को एक साथ। और ये रहा पृथ्वी का असली चेहरा। स्पेस से हमारा पृथ्वी कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, एक तरफ है दिन और दूसरी तरफ है रात। ये जो लाइन पृथ्वी को दोनों हिस्सों में डिवाइड कर रही है इसे कहा जाता है द लाइन या फिर द साइकिल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब कुछ पल के लिए मान लीजिए अगर चारों तरफ अंधेरा हो जाता तो कैसा लगता? कुछ इस प्रकार लगता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन देखिए बीच बीच में कितने सारे ग्लोइंग डॉट्स मौजूद हैं। अब ये ग्लोइंग डॉट्स दर्शाती है नाइट टाइम लाइट्स को। इन्हीं सारी लाइट्स को स्टडी करके हमें काफी कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, जैसे कि उस जगह का पॉपुलेशन कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, अमीर है या गरीब, इलेक्ट्रिसिटी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना मात्रा में होता है, यही सब। फॉर एग्जाम्पल इंडिया को देख लेते हैं, और जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि इंडिया में ग्लोइंग डॉट्स का डेंसिटी काफी ज्यादा है जो कि दर्शाती है इंडिया की पॉपुलेशन को। और उसी ग्लोइंग डॉट्स के बीच बीच में कुछ डार्क ग्लोइंग डॉट्स भी मौजूद हैं जो दर्शाती है इंडिया में बसे हुए मेट्रोपॉलिटन सिटीज को, जैसे न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये सब सिटीज। अब इंडिया के कंपैरिजन में अगर हम यूरोप का चेहरा देखें तो यूरोप इंडिया से भी ज्यादा इल्यूमिनेटेड नजर आ रहा है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यूरोप का पॉपुलेशन इंडिया से भी ज्यादा है? नहीं, एक्चुअली पूरा यूरोप का पॉपुलेशन इंडिया से लगभग 50 करोड़ कम है। तो फिर यूरोप इतना इल्यूमिनेटेड क्यों विजिबल है? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अर्बनाइज्ड होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठीक उसी प्रकार यूरोप के डेवलप्ड नेशंस के कंपैरिजन में अगर हम अफ्रीका का चेहरा देखें तो अफ्रीका एक रिलेटिवली डार्क कंटिनेंट जैसे नजर आएगा। इसका रीजन यही है, वहाँ पे कुछ रीजन ऐसे हैं जो अभी तक इनहेबिटेबल है, जैसे कि सहारा डेजर्ट, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, और कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जो अभी तक अंडर डेवलप्ड है। अब रात के आसमान में हम जब भी देखते हैं तो हम काफी सारा स्टार्स देख पाते हैं, और उसी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हैं जो है हमारा चंद्रमा, हमारे धरती का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट। अब चंद्रमा का दो फेसेस होता है, एक है ये ब्राइटर फेस और दूसरा है ये डार्क फेस। हर पूर्णिमा के टाइम हम हमेशा यही डार्क फेस को ही देख पाते हैं क्योंकि चंद्रमा का जो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो लगभग सेम है, 27.5 डेज। अब मैंने तो बताया कि चंद्रमा हमारे पृथ्वी का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है, तो जाहिर सी बात है इसका कोई खुद का कोई रोशनी नहीं है, तो सवाल यही है चांद को रोशनी कहाँ से मिलती है? और आप सभी को पता है सन से द रेड बॉल ऑफ फायर। आप सभी लोग सन को एक न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ कंपेयर कर सकते हैं जिसके कोर में हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं, जहां तो हाइड्रोजनाइज्ड हीलियम के हीलियम एटॉम जनरेट करता है। इसीलिए सन का कोर का टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। सन के सरफेस पे कुछ येलो पैचेस विजिबल है जो दर्शाती है एक एक्टिव सोलर फ्लेयर्स को, जहां से काफी मात्रा में यूवी रेज रेडिएट होता है जो हमारे स्किन के लिए काफी हानिकारक है। और इसी सन को केंद्रित करके हमारे 8 प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। चलिए मिल लेते हैं सभी के साथ। द वेरी फर्स्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज मर्क्यूरी। ये एक फास्टेस्ट इवॉल्विंग प्लैनेट है और 88 डेज में अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। इसके सतह पे दो प्रोमिनेंट कलर्स विजिबल है जैसे कि ब्लू एंड येलो।
ब्लू कलर यहाँ दर्शाती है एक लो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल को और येलो कलर दर्शाती है सल्फाइड ओर्स को। मरकरी के बाद आता है द ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम यानी कि वीनस। अब एक बात सोच के देखिए, वीनस सेकंड पोजीशन के होने के बावजूद इतना हॉटेस्ट क्यों है? क्योंकि इसके चारों ओर पाया जाता है एक तरह का वातावरण जहाँ पर मौजूद है 96% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एक ग्रीन हाउस गैस भी होता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड हर तरह के रेडिएशंस को ट्रैप कर लेता है और वीनस का सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा देता है। वीनस इतना ब्राइट होता है कि हम इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के तौर पर भी देख पाते हैं। वीनस के बाद आता है आवर प्लैनेट अर्थ। ये सन से एक ऑप्टिमल दूरी पर है और इसीलिए यहाँ जीवन अस्तित्व है। पानी का तीनों स्टेट्स यहाँ नेचुरल बनता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर स्टेट। बढ़ते हैं अगले प्लैनेट की ओर और जिसका नाम है मार्स, द रेड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मार्स को द रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके सतह पे पाया जाता है काफी मात्रा में आयरन ऑक्साइड जो मार्स को रेडिश लुक देता है। लेकिन रेड होना मार्स को खास नहीं बनाता। मार्स को खास बनाते इसके दोनों पोल्स, ये है मार्स का नॉर्थ पोल और ये है मार्स का साउथ पोल, और इन दोनों पोल्स में भी बर्फ जमा हुआ है, बिल्कुल हमारे पृथ्वी के दोनों पोल्स की जैसे। लेकिन यहाँ पर ये बर्फ पानी का है या कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई आइस, इसके बारे में अभी भी रिसर्च जारी है। अब देख लेते हैं मार्स के दोनों मून्स को, जिनमें से पहला है डीमोस जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है, और दूसरा है फोबोस जो कुछ कुछ हमारे चंद्रमा के साथ रिजेंबल करता है। अब ये दोनों सैटेलाइट्स डीमोस एंड फोबोस दोनों ही रेगुलर शेप के होते हैं, मगर यहाँ पर सर्कुलर नजर आ रहा है क्योंकि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोजेक्टेड है। अगला प्लैनेट है जुपिटर, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये गैसियस जाइंट है और आप सभी लोग गैसेस के मूवमेंट को बारीकी से देख पा रहे हैं, मगर जुपिटर का खासियत है उसका ये गोल घूमने वाला हिस्सा जिसे द आई ऑफ जुपिटर के नाम से भी जाना जाता है। असल में ये एक साइक्लोन है जो जुपिटर के ऊपर 350 साल से राज कर रहा है। माना जाता है इस साइक्लोन का एरिया इतना बड़ा है कि यहाँ लगभग 3 अर्थ फिट हो सकते हैं। अभी तक जुपिटर के लगभग 95 नेचुरल सैटेलाइट्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 4 मेजर गैलीलियन सैटेलाइट्स को, जिनमें से पहला है यूरोपा। ये एक एलीट क्लास ऑफ सैटेलाइट है और बर्फ से कवर रहता है। दूसरा है गैनीमीड, हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट, साथ ही साथ जुपिटर का भी लार्जेस्ट सैटेलाइट है। तीसरा है आयो। अब आयो एक स्पेशल टाइप ऑफ सैटेलाइट है, इसे द कॉस्मिक पिज़्ज़ा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि साइंटिस्ट ने जब इसे पहली बार डिस्कवर किया था तो उन्हें कुछ खाने की चीज ऐसा लगा था मानो कि पिज़्ज़ा हो, पर असल में आयो काफी डेंजरस है। आयो के सरफेस पे ये जो ब्लैक स्पॉट्स विजिबल है वो दर्शाती है एक एक्टिव वोल्केनोस को। एंड द लास्ट सैटेलाइट इज कैलिस्टो, हमारे सोलर सिस्टम का ओल्डेस्ट सैटेलाइट। कुछ गोल्फ बॉल जैसा दिखता है और इसके सतह पे पाया जाता है काफी मात्रा में डेड वोल्केनोस और क्रेटर्स। जुपिटर के बाद आता है सबसे खूबसूरत प्लैनेट और जिसका नाम है सैटर्न। इसे द क्वीन ऑफ द प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है और इसकी खूबसूरती का राज है इसके रिंग्स में जो यहाँ विजिबल नहीं है क्योंकि ये एक 2D प्रोजेक्टेड इमेज है। अगर ये 3D या फिर होलोग्राफिक होता तो आप सभी लोग रिंग्स को बारीकी से देख पाते थे। सैटर्न का अभी तक लगभग 82 नेचुरल सैटेलाइट्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट फेमस एंड द मेजर वन को जिसका नाम है टाइटन। सैटर्न का लार्जेस्ट सैटेलाइट और हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर गैनीमीड। माना जाता है कि टाइटन का टेम्परेचर इतना लो होता है कि यहाँ जो बारिश होती है वो लिक्विड मीथेन की होती है। फिर आता है यूरेनस, द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इसमें काफी मात्रा में लोएड गैसेस पाए जाते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। यूरेनस से मिलता जुलता एक और प्लैनेट भी है जिसे सिस्टर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है और जिसका नाम है नेपच्यून। ये यूरेनस से थोड़ा ज्यादा ब्लूइश नजर आ रहा है क्योंकि इसमें मीथेन का कंसेंट्रेशन यूरेनस से भी ज्यादा है। अब नेपच्यून तक खत्म होता है हमारे 8 प्लैनेट्स का सफर, लेकिन 2006 से पहले हमारे सोलर सिस्टम के फैमिली में एक और प्लैनेट रहा करता था जो था प्लूटो, द डॉर्फ प्लैनेट। इसको द डॉर्फ प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे चंद्रमा से काफी छोटा है और पृथ्वी से काफी दूरी पर है। इसीलिए साइंटिस्ट सिर्फ एक सेट का इमेज लेने में सक्सेसफुल रही है जो कि लेने में लगभग 9 साल लग गया था। अभी भी दूसरे सेट का इमेज लेना जारी है। जरा सोचिए, हम तो रहते हैं हमारे फैमिली के साथ अपने अपने घरों में एक पर्टिकुलर एड्रेस पे। सोलर सिस्टम इतना सारा भारी भरकम प्लैनेट्स को लेकर वो भी तो कहीं रहता होगा। सोलर सिस्टम का एड्रेस क्या है? वो रहते हैं एक गैलेक्सी में और हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा नंदाकिनी। माना जाता है ये देखने में कुछ स्पाइरल प्रकार का होता है, बिल्कुल एक जलेबी की तरह, लेकिन यहाँ पर लीनियर नजर आ रहा है क्योंकि एक पैनोरामिक व्यू है। यहाँ हर एक लीजर एक डॉट एक स्टार को दर्शाती है।
आप जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ से अगर आपको कोई ब्लू डॉट नज़र आ रहा है तो वो दर्शाती है न्यूली फॉर्म स्टार्स को। अगर आपको कोई येलो या फिर वाइट डॉट नज़र आ रहा है तो वो दर्शाती है मिडिल एज स्टार्स को, जैसे कि हमारा सन। या फिर अगर आपको कोई रेड डॉट नज़र आ रहा है तो वो दर्शाती है डाइंग स्टार्स को, जो कभी भी फट सकता है एंड ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जा सकता है। और इसी के साथ हमारा शो यहाँ समाप्त होता है। आप सभी तक ये सब इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमें दो संस्थाओं ने मदद की है, एक है नोआ और दूसरा है नासा। आई होप यू हैव ऑल एंजॉयड द शो एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग साइंस सिटी।